नमस्कार, डायबिटीज पर चर्चा टॉक शो में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आधुनिक जीवन शैली और तनाव के कारण मधुमेह यानी कि डायबिटीज काफी तेजी से बढ़ रहा है। विश्व के आंकड़ों की अगर बात करें तो हिंदुस्तान में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज हैं, जो कि वाकई में चिंता की बात है। यही कारण है कि भारत को विश्व का डायबिटिक कैपिटल भी कहा जाता है। इसे ध्यान में रखकर लोगों में डायबिटीज और उनके कारण होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए डायबिटीज पर चर्चा जैसी अनूठी पहल की शुरुआत की गई है, जहां देश के जाने माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट हमें डायबिटीज के लक्षण, उसके उपचार और डायबिटीज से होने वाले हानिकारक प्रभावों की ज्यादा जानकारी देते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करती हूं आज रायपुर स्टूडियो से छत्तीसगढ़ और देश के जाने माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट की विशेष पैनल, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जावेद अली खान और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर कल्पना दास, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीत कुमार जायसवाल। आप सभी का बहुत स्वागत है IBC 24 में। डॉक्टर जावेद, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सामान्य भाषा में हम इस चीज़ को समझना चाहते हैं। हमारे कई दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुगर का स्तर अगर बढ़ा हुआ है और अगर बढ़े हुए शुगर के साथ कोई इंसान जी रहा है, उसका इलाज चल रहा है यहाँ पर, तो धमनियाँ और दिल को ये कैसे प्रभावित करता है? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा। शुगर और हार्ट के जो प्रॉब्लम होते हैं ये साथ साथ चलते हैं। जिस मरीज़ को अगर डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, ख़ास तौर से डायबिटीज़, ये देखा गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनको हृदय के प्रॉब्लम होने के चांसेस 2 से 4 गुना बढ़ जाते हैं। तो समझ लीजिए कि ये हैंड इन हैंड चलते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस 3 से 4 गुना या 2 से 4 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। और जिन लोगों को जो हार्ट प्रॉब्लम होगा, डायबिटीज़ है, उनको ब्लड प्रेशर भी रहता है। तो ये एक ट्रायंगल है जिसमें कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम तीनों होता है। और आपको पता होगा कि जिन लोगों को भी हार्ट प्रॉब्लम होते हैं, साथ में डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर है, उनमें मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। हृदय रोग होने के चांसेस, या समझ लीजिए कि ब्लॉकेज होने के चांसेस, हार्ट फेलियर होने के चांसेस, या एक्यूट अमाई जिसे हम हृदयाघात कहते हैं, उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर जावेद, क्या इसे हम एक साइलेंट अटैक की तरह देख सकते हैं? साइलेंट अटैक तो देखिए एक अलग एंटिटी होती है। साइलेंट अटैक का मतलब होता है किसी को हार्ट अटैक हो और पता ना चले, उसे हम कहते हैं कि साइलेंट अटैक हो गया। ज़्यादातर लोगों में ये देखा गया है कि लोगों को जब कभी भी हृदयाघात या हार्ट अटैक होता है, उन लोगों में छाती में दर्द होता है। जनरली ये दर्द सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है या लेफ़्ट साइड में हो सकता है। लेकिन एक पिक्यूलियर फिनोमेना होता है डायबिटिक पेशेंट में। वो लोग जिनको कि शुगर की बीमारी है, देखा ये गया है कि कुछ लोगों को, इनमें से 10 से 15% लोग ऐसे होते हैं जिनमें पेन या तो नहीं होता या एटिपिकल होता है। जैसे लोगों को, सामान्य लोगों को चेस्ट में सेंटर में पेन होना चाहिए, वो नहीं होता। पता चला कि उनको कुछ और पेन होने लगा, जॉ में पेन होने लगा या स्वेटिंग होने लगी, और आदमी इसको जो है मिस कर जाता है। या कई बार लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता, जिसे हम कहते हैं कि ये सेंटर मतलब साइलेंट अटैक हो गया। तो डायबिटीज़ में ये फिनोमेना होता है। इसकी ख़ास वजह होती है कि ऑटोनॉमी, जो हमारे पेन के रिसेप्टर्स होते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाता है और इंसान को छाती में दर्द जो होता है महसूस नहीं होता। तो साइलेंट हार्ट अटैक होने के चांसेस डायबिटीज़ में काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो लोगों को केयरफुल रहना चाहिए। ख़ास तौर से अगर किसी को अगर एटिपिकल पेन हो रहा है, एटिपिकल पेन से मतलब जैसे मैंने कहा कि जॉ में पेन हो रहा है या शोल्डर में पेन हो रहा है या चलने में सांस फूल रही है, या फिर कोई दूसरे सिम्टम हो रहे हैं, ईजी फटीग हो जा रहा है। पहले पता चला कि 2 किलोमीटर तक चलते थे, अब आधा 1.5 किलोमीटर के बाद सांस फूलती है। तो ये सब सिम्टम अगर होते हैं तो अपने नज़दीकी जो भी फिजिशियन हैं या डॉक्टर हैं उनसे मिलना चाहिए और अपने जांच को करवाना चाहिए। ख़ास तौर से हृदय की जांच कराना ज़रूरी है। बिल्कुल, जांच कराना बेहद ज़रूरी है। समय पर आपका टेस्ट हो जाए तो जो चीज़ें बाद में पता चलनी चाहिए वो समय पर पता चल जाती है। डॉक्टर कल्पना, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। एक बहुत ही गंभीर समस्या आज की डेट में हम देखें, जो 20 या फिर मैं कहूँ 30 साल के जो युवा हैं, उनमें भी टाइप 2 डायबिटीज़ हम देख रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? और एक चीज़ और समझना चाहती हूँ मैं आपसे, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनमें और हम में ऐसा क्या डिफरेंस हो रहा है जो आजकल के युवाओं को ये समस्या ज़्यादा हो रही है? पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि डायबिटीज़ is no more a disease of older people population. There is a significant shift in the epidemiology. वो उसका कारण जो है, पहला तो जेनेटिक्स हो गया, सेकंड लाइफस्टाइल चेंजेस, थर्ड स्ट्रेस। ये तीनों मेजर फैक्टर्स जो ज़्यादातर डायबिटीज़ करता है। जैसे आजकल हम ओपीडी में देखते हैं, पहले हम ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट को 40 एज के बाद देख लेते हैं।
बट आजकल 20 के बाद मेजोरिटी पेशेंट आ जाता है, मैं भी बोलूँगी कि ओपीडी में आसपास 50% इसी एज ग्रुप में आते हैं। उसका कारण एक तो लाइफस्टाइल चेंजेस इन द सेंस, जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, फिजिकल लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हाई कैलोरी फूड इनटेक, एंड स्कूल में जैसे बच्चों को आप देखेंगे स्कूल में कोई एक्टिविटी नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं है। और ज़्यादातर मैं ये नोटिस कर रही हूँ जब से कोविड हुआ, ऑनलाइन फूड का कंसेप्ट जब से आया, ऑनलाइन फूड आने का कंसेप्ट के बाद और वर्क फ्रॉम होम, उसके बाद से मोटापा भी बहुत बढ़ा और उसके कारण डायबिटीज़ हो रहा है। मोटापा जब बढ़ता है, हमारा बॉडी में जो इंसुलिन बनती है, तो इंसुलिन बनना कम हो जाता है या नॉन फंक्शनल इंसुलिन बनती है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं जब मोटापा बढ़ता है, और वो डायबिटीज़ करता है एक्चुअली। सो इसीलिए देयर इज ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द एपिडेमोलॉजिकल प्रोफाइल डायबिटीज़ में। इसी कारण जो कि पेशेंट लोग सब 20 से 30 के अंदर आ रहे हैं। और स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप भी देखते होंगे आजकल सब जो लोग एडल्ट लोग हैं, वर्किंग क्लास, ज़्यादातर रात को 2 बजे तक 3 बजे तक काम करते हैं। उसी में स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होता है, वो भी एक कारण है जो कि डायबिटीज़ ज़्यादा करता है। और पहले के ज़माने की डायबिटीज़ जो था वो एडल्ट अनसेट था। अभी तो एनी वन मीन्स मैं बोलूँगी 15 से 30 साल के अंदर डायबिटीज़ होता है। उसका कारण यही तीनों फैक्टर है, एक जेनेटिक्स हो गया, एक स्ट्रेस हो गया, तीसरा हो गया लाइफस्टाइल चेंजेस। बिल्कुल। डॉक्टर सतीश, आपके पास मानना चाहती हूँ, भारतीयों की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि हमने शुरुआत में ये कहा था कि भारतीयों में ये समस्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो वाकई में चिंता का विषय है। ऐसे में भारतीयों में डायबिटीज़ अक्सर हृदय रोग, किडनी की समस्याओं जैसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी और हाई ब्लड प्रेशर का कारण क्यों बनते जा रहे हैं? डायबिटीज़ की हम अगर बात करते हैं तो डायबिटीज़ जो है वो हमारी ब्लड वेसल्स उसको इफ़ेक्ट करती है। तो हमारी ब्लड वेसल्स हर तरफ हैं, तो जो माइक्रो वेसल्स है, किडनी की वेसल्स है, उनको भी असर करती है वो, और हार्ट की वेसल्स को भी असर करती हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, डॉक्टर जावेद सर ने बोला ही, तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स मोर रिस्क रहता है हार्ट अटैक आने का डायबिटिक पेशेंट का। और 80% जो डेथ्स होती है जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें हार्ट की वजह से होती है। इनको जो पैरों की नलियाँ हैं उसमें भी ब्लॉकेज आ जाता है, उसकी वजह से पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज़ और अल्सर्स होते हैं। तो अभी हम लोग जो एक नया कंसेप्ट जिसको आ रहा है उसको बोलते हैं कार्डियो CKM सिंड्रोम, कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और नाउअडेज हमने उसको लीवर भी इंक्लूड कर लिया, तो CKLM सिंड्रोम जिसको बोला जा रहा है कि जिनको ओबेसिटी और डायबिटीज़ है उनको कार्डियक प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम ये सारी हो रही है। अर्ली स्टेज में उनका लीवर भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये डायबिटीज़ हर किसी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रहा है। तो इसलिए डायबिटीज़ में अगर किडनी इन्वॉल्व होती है तो उसको हमको बहुत अर्ली स्टेज में पता करना है। और अर्ली स्टेज में हम उसको जैसे पता कर सकते हैं यूरिन एग्जामिनेशन से, UACR होता है तो उसका एक्सक्रीजन कैसे है, रेगुलरली उसको जब चेकअप आते हैं तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो बराबर चेकअप करते हैं। तो उसको अर्ली स्टेज में हमको पकड़ना है ताकि हम उसको अर्ली स्टेज पर रोक सकें। अदरवाइज़ ये पेशेंट्स बढ़ कर फिर डायबिटीज़ किडनी की तरफ जाते हैं और अल्टीमेटली फिर डायलिसिस लग जाता है इनको। तो अगर हमको उसको बचाव करना है तो हमको डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने स्ट्रिक्टली कंट्रोल डायबिटीज़ अगर रहेंगे, आपको इतना आजकल बहुत नए ड्रग्स आ गए हैं और पेशेंट में अवेयरनेस क्रिएट करके, अगर मुझे अभी भी याद है जब मैं MBBS कर रहा था वहाँ पर, तो वहाँ पर एक हमारे प्यून थे, उनको 25 साल से डायबिटीज़ था, बट उन्होंने अपने डायबिटीज़ को इतना कंट्रोल रखा कि उनके कुछ भी ऑर्गन्स जो है, इवन किडनी भी इन्वॉल्व नहीं थी। तो अगर आप एक अवेयरनेस अपने अंदर रखते हैं, डॉक्टर्स भी उनको क्रिएट करके कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल करना और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है, तो आपकी किडनी सेफ रहेंगी। अगर वो हम कर सकते हैं तो उनकी जो किडनीज़ को हम बचा सकते हैं। और अल्टीमेटली डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को हाइपरटेंशन होता ही है बिकॉज किडनीज इन्वॉल्व होती है और ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑलमोस्ट 30-40% पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर भी होता है। तो हमको इनका शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। डायबिटिक पेशेंट्स में जो नॉर्मल पेशेंट का ब्लड प्रेशर रहता है उससे हमको और नीचे जाना होता है। एकदम स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस है कि हमको और स्ट्रिक्ट ब्लड प्रेशर कंट्रोल शुगर वाले पेशेंट्स में करना है ताकि हम उनकी किडनी को बचा सकें। और डॉक्टर सतीश, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ डायबिटीज़ की या फिर हार्ट अटैक के लक्षणों की, तो इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे ये अलग होते हैं, और कुछ साइलेंट ऐसे संकेत बताइए दर्शकों को जिन्हें खास तौर पर उन्हें ध्यान रखना चाहिए, जो एक्शन में दिखते नहीं उतने ज़्यादा लेकिन उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत, हम अगर इंडिया की बात करते हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड, हमारे यहाँ पर अर्ली स्टेज में डायबिटीज़ हो रहा है, मैडम ने जैसे बता रहे हैं। और डायबिटिक पेशेंट में जो हार्ट डिसीज़ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट और मैलिग्नेंट टाइप से होता है। मल्टीपल वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में।
तो इनको साइलेंट हार्ट अटैक तो आता ही है अर्ली स्टेज में, लेकिन हार्ट अटैक आता है, अर्ली एज में हार्ट अटैक आता है, मोर सीवियर हार्ट अटैक आता है और मल्टी वेसल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा। तो प्रोग्नोसिस जो है इनका डायबिटिक पेशेंट का एज़ कम्पेयर टू नॉन डायबिटिक पेशेंट और ज़्यादा ख़राब रहता है। तो इसलिए हमको इनका बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस करना है। जैसे अर्ली साइलेंट हार्ट अटैक की अगर बात करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, इनको थोड़ा सा गैस जैसी प्रॉब्लम हुई और वो सोचते हैं कि हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई और वो थोड़ा सा कुछ दवाई लेकर इनो या एंटासिड लेकर जब वो 15 दिन बाद जब कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं दिखाने के लिए, उस टाइम पर ईसीजी और एको होता है तो पता चलता है इनको तो साइलेंट हार्ट अटैक आ चुका है करके। तो इसलिए हमको डायबिटिक पेशेंट्स में रेगुलर चेकअप करना बहुत ज़रूरी है, ईयरली चेकअप, जिसमें ईसीजी, एकोकार्डियोग्राफी, ट्रेडमिल टेस्ट और अभी नाउअडेज ये भी रिकमेंडेड है कि आपका सीटी भी करते हैं जिसमें आपका कैल्शियम स्कोर देखा जाता है। अगर कैल्शियम स्कोर ऑन द हायर साइड है तो फिर इनको नॉर्मल एंजियोग्राफी भी रिकमेंड की जाती है। तो अर्ली स्टेज में अगर हम इनको इनकी बीमारी अगर पकड़ ली जाती है तो उसका इलाज जो है आजकल एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, ये काफ़ी टेक्निक्स बहुत इम्प्रूव हो गई हैं, तो इन पेशेंट्स में भी हम ये इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर संजीत, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आपसे सबसे पहले तो ये समझना चाहते हैं, अगर हम बात करें डायबिटीज़ की तो उसके इमोशनल या फिर साइकोलॉजिकल जो एक्सपेक्ट होते हैं उनके बारे में ज़रा बताइए। मैं बोलना चाहता हूँ कि इमोशनल एंड जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है सारे मेटाबॉलिक डिजीज़ को कंट्रोल करती है। जैसे मेटाबॉलिक डिजीज़ में हम केवल डायबिटीज़ को नहीं, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये भी एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, इसके अलावा मोटापा का बढ़ना। जैसे हम हार्मोन्स को डिवाइड करते हैं, अगर हमें ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन में जो हमारे 3 हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन और ग्रोथ हार्मोन, जो कि हमारे लिवर और किडनी से ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाते हैं और हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ग्लूकोज लेवल के साथ साथ हम देखते हैं कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन हार्मोन के कारण हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। कुछ लोगों को किडनी की प्रॉब्लम भी होती है, कुछ लोग एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन से एडमिट भी होते हैं। इसके अलावा जो गुड हार्मोन्स होते हैं, जो कि हम अगर इमोशनली अगर हम वी आर फाइन, इमोशनली अगर हम स्टेबल हैं, तो गुड हार्मोन जैसे ऑक्सीटोसिन हुआ, सेरोटोनिन हुआ, ये सब हमारे हार्मोन्स जो होते हैं हमारे मेटाबॉलिक पैरामीटर्स को कंट्रोल करके रखते हैं, जबकि ग्लूकोज लेवल भी उस सिचुएशन में अच्छा कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी अच्छा होता है और कुछ लोगों की दवाएं भी बंद होती है अगर हमें इमोशनली वी आर गुड। डॉक्टर संजीत, एक बात ये भी, इसके पहले आपने बात किया कौन कौन से इमोशनल है, फिर साइकोलॉजिकल जो एक्सपेक्ट है उसके बारे में, लेकिन अगर डायबिटीज़ को सही कंट्रोल करने की बात करें हम, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल की होम मॉनिटरिंग कैसे की जाती है और ये कितना महत्वपूर्ण है? जितना महत्वपूर्ण हमें दवाइयाँ, मेडिकल मैनेजमेंट या फिर इंसुलिन लेना है, उतना ही महत्वपूर्ण हमें मॉनिटरिंग भी है। क्योंकि अगर शुगर लेवल मॉनिटर ही नहीं करेंगे तो हम दवाइयों को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। और अपने जो डाइट और लाइफस्टाइल में जो चेंजेस करने हैं, अगर हमें पता नहीं है कि हमारा शुगर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो हम इसे एडजस्ट नहीं कर सकते। तो जो हम घर पे करते हैं उसको बोलते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। यूजुअली जो हम करते हैं महीने में 3 बार 4 बार पेशेंट्स को बोलते हैं कि बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट, 2 आवर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच 2 आवर्स आफ्टर लंच, बिफोर डिनर 2 आवर्स आफ्टर डिनर, ये एटलीस्ट चेक करके एक चार्ट में एंट्री करनी होती है। अगर उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी बढ़ा होता है तो उसके हिसाब से दवाइयों को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। स्पेशली जो पेशेंट इंसुलिन पे होते हैं उनके लिए सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा मॉनिटरिंग के लिए कुछ डिवाइसेस भी अवेलेबल है जो हम यूज़ करते हैं अभी। CGM करके डिवाइसेस होते हैं जो कि न केवल डायबिटीज़ से जो शुगर जो बढ़ता है अचानक, उसके अलावा जो डाइट और लाइफस्टाइल के चेंजेस से भी जो शुगर में चेंजेस आते हैं, वो भी हमें ग्राफ के माध्यम से पेशेंट को अच्छे से समझाने में बहुत मदद मिलती है। और इसके अलावा जैसे HbA1c हम करते हैं, HbA1c पिछले 3 महीने का ब्लड ग्लूकोज लेवल को बताता है, तो वो भी हमें हर 3 महीने में कराना चाहिए। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि HbA1c में जो 3 महीने का एवरेज होता है वो उसमें 50% कंट्रीब्यूशन जो होता है लास्ट के 1 महीने का होता है। तो अगर हमें सपोज़ अगर हमारा HbA1c पहले 8 था और ग्रेजुअली 9 हो गया और हमारे 1 महीने का लाइफस्टाइल थोड़ा गड़बड़ रहा, तो भी हमारा 1 महीने का भी रीडिंग, ग्लूकोज का रीडिंग HbA1c को काफ़ी अफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर जावेद, आपसे मैं ये एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मुझे लगता है वो दर्शकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ या फिर जो हार्ट के मरीज़ होते हैं उनकी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी अगर की जाती है तो उसके बाद उन्हें खास तौर पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हार्ट अटैक के या फिर हार्ट से जुड़ी कोई भी समस्या को लेकर उन्हें दिक्कतें ना हो? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर किसी की एंजियोप्लास्टी हो गई है और को डॉक्टर ने दवाएं लिखी हुई हैं, अंदर स्टेंट डाल दिया है,
तो उन स्टंट को फिर से ब्लॉक होने से रोकने के लिए आपको दवाइयाँ लेना सबसे पहले ज़रूरी है। तो अब दो चीज़ों का इलाज पूरी तरीके से करना पड़ेगा। एक तो डायबिटीज़ कंट्रोल है, स्ट्रिक्ट डायबिटीज़ कंट्रोल करिए, और दूसरी चीज़ ये कि अगर एंजियोप्लास्टी हो गई है तो उस एंजियोप्लास्टी की कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनमें कि खून को पतला करने वाली, जिसे ब्लड थिनर कहते हैं, वो लेना है, और कुछ कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयाँ हैं, ये लेना है। तो पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ उन लोगों के लिए जिनकी एंजियोप्लास्टी हो गई और डायबिटीज़ है, तो पहले तो दवाओं को बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि आपके जो हृदय की धमनियों में स्टंट डाला गया है, उस स्टंट को खोले रखने की पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो दवाओं की होती है। तो दवाएं लेना है टाइम पे, बिल्कुल मिस नहीं करना है। और कुछ दवाइयाँ इनमें लगातार साल भर चलती हैं, तो बिना डॉक्टर की परमिशन के कोई दवा में अल्ट्रेशन ना करें। दूसरी चीज़, अगर एंजियोप्लास्टी हो गई है तो बीमारी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई है डायबिटीज़ से, तो डायबिटीज़ को स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना ज़रूरी है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर हार्ट और डायबिटीज़ का प्रॉब्लम दोनों है तो किडनी फंक्शन को देखना ज़रूरी है। चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि क्योंकि हृदय का इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। रोज़ एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, रिकमेंडेशन के हिसाब से करीब 40 मिनट तकरीबन रोज़ चलें, डॉक्टर की सलाह लें और रोज़ चलें। खाने पीने में जो है वो अपना परहेज़ रखिए, दवाइयों को बिल्कुल नियमित तौर पे लीजिए। मैं समझता हूँ अगर इन सारी चीज़ों को हम ध्यान रखें एंजियोप्लास्टी के बाद, तो फ्यूचर में या फिर से रिकरेंस होने का चांसेस कम हो सकते हैं, बहुत हद तक कम हो सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर जावेद, आपने जो पॉइंट्स बताया मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और उन बातों का खासतौर पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर कल्पना, आपसे मैं एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक को लेकर सवाल पूछना चाहती हूँ। आजकल हम देखते हैं कि चाहे डाइट कंट्रोल करने की बात करें या फिर वेट लॉस करने की बात करें तो लोग कई दवाएँ लेते हैं। तो क्या इन दवाओं के माध्यम से या इन दवाओं की वजह से एक बार फिर से यानी कि डायबिटीज़ रिवर्स का कोई खतरा होता है? हाँ, ये कंसेप्ट अभी बहुत चल रहा है, रिवर्सल या रेमिशन बोलते हैं, बट मैं पहले क्लैरिफाई करना चाहूँगी, रिवर्सल या रेमिशन इज़ नॉट क्योर। और उसको रिवर्सल और रेमिशन कब बोलते हैं? जब HbA1c लेवल जो 3 मंथ्स वाला ब्लड शुगर या फास्टिंग ब्लड शुगर बिलो नॉर्मल लेवल रहेगा विदाउट रिक्वायरिंग एनी एंटी डायबिटिक मेडिकेशन फॉर सम टाइम, मे बी फॉर 1 ईयर, सो उसको हम लोग बोलते हैं रेमिशन। हाँ, रेमिशन पॉसिबल है। That is possible because if you go for intensive lifestyle modification, severe diet control, and apart from that कुछ drugs भी आजकल मार्केट में आ गए हैं जैसे कि सीमाग्लूटाइड, टिरजेटापाइड, वो सब देने में भी बहुत वेट लॉस हो रहा है। बट हम लोग को पहले मालूम होना चाहिए कि रेमिशन इज इक्वल टू नॉट, इट इज़ नॉट क्योर। बट वो भी रेमिशन किन लोगों में होगा, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जैसे कि सपोज किसी का वेट 60 kg है, उसमें रेमिशन थोड़ी हो पाएगा। बट जिसका वज़न सपोज 100 kg है, एकदम ओबेस कैटेगरी में आता है, वो अगर 10 kg वेट लॉस कर देता है बाय वट एवर मीन्स इंटेंसिव लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या ड्रग्स वट एवर, इन दैट केस रेमिशन पॉसिबल। इसीलिए वेट लॉस में क्या होता है, जैसे फैट लॉस हो जाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, बॉडी में इंसुलिन बनना बढ़ जाती है, ग्लूकोज में ग्लूकोज आउटपुट कम हो जाता है, लीवर में ग्लूकोज आउटपुट कम हो जाता है, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन मसल में, फैट में वो भी इम्प्रूव हो जाता है। तो ये सब करके वो डायबिटीज़ को रेमिशन कर देता है। तो इज़ पॉसिबल है दोज पेशेंट हु आर डायबिटिक एंड ओबेस, तो रेमिशन ये हो सकती है। डॉक्टर कल्पना, लेकिन आपने बात की डायबिटीज़ रेमिशन की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर भी कई चीज़ें आती हैं, वो कितने प्रतिशत सही होती है और किन चीज़ों से यानी कि किस भ्रम से खास तौर पे लोगों को बचना चाहिए? मतलब रेमिशन के बारे में आप पूछ रहे हैं। रेमिशन लोग क्या बोलते हैं, हमारा डायबिटीज रिवर्स कर सकते नहीं कर सकते। हमको पूरा स्ट्रेट बोलना है, देयर इज नो रिवर्सल, इट्स जस्ट कंट्रोल, देयर इज नो क्योर। डायबिटीज हुआ, आप कंट्रोल करिए, आगे बढ़िए। वी हैव टू डिले द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज। हमारा गोल जो रहना चाहिए, सपोज जो डायबिटिक नहीं है बट स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है इन द फैमिली, सो इन दैट केस हमको गोल ये रहना चाहिए कि हम डिले कैसे करेंगे डायबिटीज़ का ऑनसेट। एंड अगर डायबिटीज़ हो जाता है, मोटापा के कारण भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज हो जाता है डायबिटीज़ में, जैसे डॉक्टर सूर्यवंशी बोल रहे, वो NFLD होता है, लीवर के ऊपर पड़ता है, हार्ट के ऊपर पड़ता है। ये सब चीज़ को भी हमको प्रिवेंट करने के लिए वेट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो रिवर्सल कंसेप्ट आई वुड से इट इज़ ए मिथ, रिवर्स तो नहीं होता है, लेकिन हाँ फॉर सम टाइम इन ओबेस पेशेंट्स अगर आप स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल करेंगे, इंटेंसिव कंट्रोल करेंगे, फॉर सम टाइम डायबिटीज़ आपका कंट्रोल रहेगा और रेमिशन होगा, बट लेटर ऑन डेफिनेटली इट विल कम बैक।
बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ देख भी रहे हैं तो पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें और उसके बाद ही उसको सही माने। डॉक्टर सतीश, आपके पास मानना चाहती हूँ, उसके पहले डॉक्टर जावेद ने पहले ही कहा था कि चेकअप जो है वो हार्ट की या डायबिटीज़ किसी की भी बात करें, समय समय पर टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं तो उन्हें हर साल खास तौर पर कौन से टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए या कौन से चेकअप हम कह सकते हैं जो उन्हें कराने चाहिए? मैं हरदम अपने टॉक में बोलता हूँ कि जैसे आप अपना बर्थडे मनाते हैं वैसे हम मरीज़ को भी रेकमेंड करते हैं कि आप हर साल में एक डे फिक्स रखिए। जैसे आपका जिस दिन बर्थडे है तो वो आपको याद रखने के लिए ठीक है, तो उसके या एक दिन पहले, बर्थडे के दिन तो जा नहीं पाएंगे, तो एक दिन पहले या एक दिन बाद आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाके अपना हार्ट का चेकअप कराएंगे। और हार्ट के चेकअप में जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है उसमें ECG, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका एकोकार्डियोग्राफी, हार्ट का फंक्शनिंग कितना है। जैसे मैंने बताया कि डायबिटिक पेशेंट्स को साइलेंट हार्ट अटैक आया, तो हो सकता है उस साल में पेशेंट को साइलेंट हार्ट अटैक आया और जिसका पता नहीं चला। और अब ट्रेडमिल टेस्ट जो हम मशीन में दौड़ के देखते हैं, अभी नए रिकमेंडेशन ये भी आ गए हैं कि आपका हार्ट का CT करना है और उसमें कैल्शियम स्कोर ज़्यादा है तो आपको रूटीन एंजियोग्राफी एडवाइस करते हैं। तो हम ये जो सारे बंडल ऑफ टेस्ट मैंने बताए ये हर साल हम रेकमेंड करते हैं और डायबिटिक पेशेंट में स्पेशली हर साल करने चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपकी एज है तो हम नॉर्मल पेशेंट्स में हर साल नहीं, हर एवरी 5 ईयर्स हम बोलते हैं अगर आपका यंग एज है और रिस्क फैक्टर नहीं है। बट डायबिटिक पेशेंट में स्पेशली क्योंकि हार्ट अटैक का, साइलेंट ब्लॉकेजेस का रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम हर साल ये टेस्ट रेकमेंड करते हैं जो टेस्ट मैंने आपको बताया। डॉक्टर सतीश, लेकिन एक बात ये भी, अगर डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है, उन्हें सीने में अगर दर्द होता है तो 2 विकल्प उन्हें दिए जाते हैं, एंजियोप्लास्टिक या फिर बाईपास, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इसलिए आप बताइए कौन सा विकल्प बेहतर होगा? अगर पिछले 20 साल का हम ग्राफ अगर देखते हैं तो बाईपास के नंबर्स कम हो रहे हैं और एंजियोप्लास्टी के नंबर बढ़ रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि आजकल जो हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ जो हम ट्रीट करते हैं मेनली वो मेजर हार्ट अटैक लेकर या इमरजेंसी में हमारे पास आते हैं। उस टाइम पर हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं, तो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी में जो मेजर नली जिसमें ब्लॉक है वो ब्लॉक दूर कर देते हैं। ऐसे क्रॉनिक पेशेंट देखा गया कि अब थोड़े से कम हो गए हैं। बाईपास जो है डायबिटिक पेशेंट्स में जिनको हार्ट अटैक आ चुका है, जिनका हार्ट का फंक्शन कम है, उसी में रिकमेंडेड है। अदरवाइज इवन डायबिटिक पेशेंट्स में एंजियोप्लास्टी के रिजल्ट्स बाईपास के बराबर ही हैं, उनका आउटकम भी बराबर है। अगर हम कंपेयर करते हैं एंजियोप्लास्टी वर्सेस बाईपास सर्जरी तो इमीडिएट रिकवरी जो है वो बहुत लंबी है बाईपास में। आपको कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस भी ज़्यादा है बाईपास सर्जरी में एज़ कम्पेयर टू एंजियोप्लास्टी। तो इवन मल्टीपल ब्लॉकेजेस डायबिटिक पेशेंट जिनकी वेसल्स नॉर्मल अच्छी है, साइज़ अच्छा है, उनमें मल्टी वेसल एंजियोप्लास्टी रिकमेंडेड है और कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ कर रहे हैं। हम देखते हैं कि कई मरीज जो होते हैं वो एलोपैथी के साथ साथ, जैसे अगर मैं बात करूँ जामुन, करेला, मेथी या फिर आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो होती हैं वो भी लेते हैं। एक्सपर्ट के तौर पे आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर हम बात करें तो केवल जामुन, करेला और मेथी से ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं और साथ में जब इस करेला, जामुन और मेथी का सेवन करते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप कहीं ना कहीं आप एक अपने मील को अपने थोड़ा सा आपका लाइफस्टाइल में अनुशासन है, तो उस अनुशासन के तौर पे देखा जाए तो आप इनकी ये सेवन कर सकते हैं। इससे शुगर कंट्रोल में मदद नहीं मिलती ज़्यादा। और जहाँ तक आयुर्वेदिक दवाइयों का ऑप्शन है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो होती हैं उनमें से भी शुगर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों में एलोपैथिक दवाइयाँ मिक्स होती हैं। सो इससे क्या होता है, अगर हम एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं और साथ में आयुर्वेदिक दवाएं मिक्स करते हैं तो उसमें जो दवाइयों की मात्रा है आयुर्वेदिक दवाइयों में वो क्वांटिफाई नहीं होती है। तो आपकी जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं एक्चुअली डबल डोज हो जाता है, तो लोग हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क में चले जाते हैं। तो अचानक शुगर होम्योपैथिक दवाइयाँ लेने के बाद अचानक शुगर लोगों का कम होने लगता है। तो वैसे पेशेंट्स को हम समझाते हैं कि अगर आप एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं तो आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ या फिर और अल्टरनेटिव मेडिसिन ना लें, क्योंकि अगर मिक्स होंगी दवाइयाँ उसमें एलोपैथिक तो हाइपोग्लाइसीमिया और सीरियस एडवर्स इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल, तो डायबिटीज़ पर चर्चा करने के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। और मुझे लगता है आपने जो भी सलाह दी दर्शकों से ज़रूर माने ताकि डायबिटीज़ को वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके और इसका ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से किया जा सके। एक बार फिर से आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को मैं ये भी जानकारी दे दूं, हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से होती है। हमें उम्मीद है कि हमारे इस खास शो के जरिए डायबिटीज़ से जुड़े हर सवाल के जवाब आपको ज़रूर मिल गए होंगे। डायबिटीज़ और उसके मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज डायबिटीज़ पर चर्चा के माध्यम से जुड़ सकते हैं। डायबिटीज़ पर चर्चा पेज यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है। तो आज के इस खास शो में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।